ओके, सो आज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को थोड़ा ट्रबल रह सकता है, बराबर, बट उसका रीज़न है इंटरनेट फैसिलिटीज़। तो लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, अगर थोड़ा बहुत ट्रबल रहता है तो आप वो एलिमिनेट कर पाओगे कहाँ पे, लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स से। पूरे मतलब मेरे घर में नहीं आ रहा है, पूरा जितना भी राउटर्स था ना वो सब बंद है, ऑलमोस्ट मेजोरिटी जगह पे राउटर्स बंद है, क्योंकि मेन इंस्ट्रूमेंट होता है ना एक, तो वो शायद बिजली की वजह से, क्योंकि उसका पूरा प्रचंड देख लिया कल फेस टू फेस, सामने ही रह के ऐसे, है ना, ऐसे 2 बार ऐसे इधर आई कॉर्नर पे और निकल गई। हेलोजन लग रहा था, एक हेलोजन ऐसे डांस करने लगा, उसकी लाइटिंग, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, और पार्किंग में जो भी कार्स थी ना उसके सिक्योरिटी सिस्टम में टू 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 होने लगा। सब बहुत अच्छा खासा बिजली गिरा था, और लास्ट में जब मैं घर आया ना सब बंद करके सोसाइटी का, तो घर में आने के बाद जो बिजली गिरा है ना, उसके बाद लाइट पूरे हालोल में गई थी शायद एक 5-10 मिनट के लिए। गुड, तो हमने यहाँ तक कौन से क्वेश्चंस किए, कितने क्वेश्चन तक किया है? दो। हाँ, मतलब हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे ना, तो एग्जाम्पल में हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, और जितने भी गूगल मीट पे हैं वो स्टूडेंट्स, गूगल मीट पे जितने भी, तुम एक काम करना, हाँ वो वॉल्यूम जो है ना ऊपर होता है, ये वाला बटन हो गया है ना, ओके गुड, तो वो अपना स्क्रीन रोटेट कर सकते हैं, नहीं हो जाता है ना, देखो ए वाला बटन होता है, उसमें ऑडियो ऑफ ऑप्शन होता है, वॉल्यूम नहीं, लिसन, हाँ म्यूट कर देता हूँ, समझिए, ऑडियो ऑफ वाला ऑप्शन होगा, ओके गुड। तो 4.2 तक हमने कंप्लीट किया, 4.3 से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस आपको ढूंढना है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका मास दिया गया है, क्या दिया गया है, मास, दैट m इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, एंड द चार्ज, दूसरा क्या दिया गया है, चार्ज, चार्ज को क्या बोलते हैं, q, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁻7 मीटर पर, जिसको हम v बोलेंगे, क्या बोलेंगे, v, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻4 टेस्ला, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, b, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज b, ओके, परपेंडिकुलर टू इट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, आपको क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, यानी कि स्मॉल f, आया समझ में, एंड कैलकुलेट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोमेंटम, क्योंकि आपको रेडियस दिया गया है ना, तो स्पीड भी दिया ही गया है ना, पहले तो रेडियस भी फाइंड करना है, देखो क्या फाइंड करना है, रेडियस, अब वेलोसिटी दिया गया है तो वेलोसिटी से मोमेंटम मिल जाएगा, या वेलोसिटी से सीधा क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी आपको किस में कन्वर्ट करनी है, पहले जूल में मिलेगा, आपको उसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, और एज यू नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 जूल, यानी कि जूल को 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, देन इट इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में जो एनर्जी मिलेगा उसको कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करना है, 1.6 × 10⁻19, आया समझ में, यस और नो, ओके, तो मैं आंसर स्टार्ट करूंगा, मतलब ये सब डेटा बना दूंगा, मैं लिखूंगा m इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले इस पोर्शन में लिखूंगा m इक्वल्स टू 9 × 10⁻31, लिखूंगा q इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 कूलम, लिखूंगा v इक्वल्स टू दिस मच, b इक्वल्स टू दिस मच, आया समझ में, ये एडिशनल डेटा मैं याद रखने के लिए रखूंगा, ये दे या ना दे उस पर डिपेंडेबल रहना नहीं, आपको याद रखना है, गॉट इट। So when the particle of the mass m and charge q moves in the uniform magnetic field with the speed v and radius of, then okay, with the speed v, उसके बाद हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स, आपका पूरा लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू विच फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एज यू नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r एंड मैग्नेटिक फोर्स इज qvb sin थीटा, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो कितना आएगा, sin 90, आया समझ में, एक v क्या हो जाएगा,
कट हो जाएगा, तो दैट बिकम्स एम बी अपन आर इक्वल्स टू क्यू बी, क्योंकि साइन 90 कितना हो जाएगा, एंड देयरफॉर आर इक्वल्स टू, ये आर यहाँ से उधर चला जाएगा और क्यू बी कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो आर इक्वल्स टू, फिर इस पे आ जाएंगे, m का वैल्यू रखेंगे, v का वैल्यू रखेंगे, साइन 90 ऑलरेडी हमने डील कर लिया, यस और नो, q का वैल्यू रखेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ q एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। आया समझ में? तो 9 इंटू 3 डिवीजन में 6, डिवीजन में 1.6, क्या आंसर आ रहा है? डायरेक्टली आ गया है ना, तो 0. पक्का ना, 0.2812, गॉट इट। अभी -31 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 19, तो 19 एंड 4 23, 19 एंड 4 कितना होगा, 23, एंड दिस 7 30, तो यहाँ पे कुछ 0.0 आ रहा था बीच में, तो फिर मैंने वो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि पक्का आ गया, क्योंकि 10 का पावर डील के बिना आंसर कैसे आएगा सीधा। ओके चलो 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 कोई बात नहीं, दैट इज 2.812 इंटू 10⁻, देखो -31, उसमें से पहले तो ये देख लो, -4 -19 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 23 हो जाएगा, और दिस 7 30, तो आपका बनेगा -31 प्लस 30, यानी कि कितना पावर बचेगा, -1 इसलिए पॉइंट को आगे ले जाते हैं, तो 0.2812 मीटर। आया समझ में? या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, लिसन केयरफुली, 2.812 क्रॉस 10⁻, पहले क्या बचा, -1, दैट इज इक्वल टू 0.2812 क्रॉस 10⁻², दैट मच मीटर। ओके, मैंने गलती क्या कि पॉइंट को आगे भी ले गया और पॉइंट को कट भी किया। एक्चुअली में मुझे पॉइंट को राइट हैंड साइड ले जाना था, 28.12, तब जाके 10⁻² होगा जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, दैट मच मीटर। अभी 10⁻10 2 मीटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बस ऐसे खत्म करेंगे। आया समझ में, यस और नो? ओके, तो वो हो गया हमारा क्या, रेडियस। क्या हो गया, रेडियस। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। तो एज वी नो दैट v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, f चाहिए तो 2πr कहा जाएगा नीचे, ऑलरेडी वी हैव अ v ना, यस और नो? तो हम टेंशन नहीं लेंगे, तो v का वैल्यू रखेंगे 3 क्रॉस 10⁻7, 2 का 2, पाई का 3.14, r का वैल्यू जो मीटर में आएगा, तो मैंने मीटर में अभी क्या लिया था, 28.12 क्रॉस 10⁻², तो मैं वही ले लेता हूं। तो डिवीजन कीजिए, 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 28.12, 0 1 6 9 8 8 क्रॉस 10⁻², ये 7 है, यस और नो? तो 10⁻7, और ये नीचे कौन है, -2, -2 ऊपर जाएगा तो +2, दैट मीन्स 16.988। वैसे सर पॉइंट के बाद तो पहले तो एक ही डिजिट रखते थे, 2 क्यों, तो मैंने यहाँ पे देख लिया था, 7 + 2 9, तो अगर मैं 3 पॉइंट आगे चला जाऊँ, 1 2 3, तो पावर कितना हो जाएगा, 9 - 3, यानी कितना हो जाएगा, 6। तो मैंने वो पहले से देख लिया था कि मुझे 10⁻6 पावर लाना है, क्योंकि ये 10⁻6 हर्ट्ज को मैं क्या बोल सकता हूँ, मेगा, माइनस होता तो माइक्रो, बड़ा है तो मेगा हर्ट्ज। आया समझ में? जिसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, 17 मेगा हर्ट्ज। इजीली क्लियर हो रहा है ना? कुछ एडिशनल स्टेप में ऐड कर रहा हूँ, वहां से आपको मोड़ देना है अपनी गाड़ी को, और सारे स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख लेना है। आया समझ में? ऐसे आए ऐसे गए, गॉट इट। अब घर पे एक और चीज कर सकते हो, एज यू नो दैट mb अपन qb इक्वल्स टू व्हाट, r। तो हमने लिया था m r ओमेगा अपन qb इक्वल्स टू r, याद आ रहा है? r कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1। मुझे ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 2πf, qb जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और m जाएगा नीचे। पता चला, ओमेगा इक्वल्स टू qb बाय m, और वहां से f इक्वल्स टू qb अपन 2πm। आप इस फॉर्मूला से भी f फाइंड कर सकते हो, इट रिमेन्स सेम टू सेम आंसर आएगा। यू कैन वेरीफाई बाय योर ओन। घर पे आप वैल्यू रखोगे, रखना है कि कर लोगे,
कर लेंगे ना, टाइम थोड़ा बचा लेता है, तो सेम आंसर आएगा। तो v से भी पहुंच सकते हैं क्योंकि हमारे पास v का वैल्यू था। कल उठ के अगर v का वैल्यू ना हो तो a वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, QB/2πm। गॉट इट ना? ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। पता नहीं 11 का 9 का न्यूमेरिकल क्यों पूछा। एक ही ट्विस्ट है 12th के अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने वाले, बस, बाकी तो कुछ और चेंज है नहीं। तो 1/2 का क्या गया, 1/2 m कितना दिया गया है, 9 × 10⁻31। वैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया है, देखा आपने, यस और नो? बाकी ना दिया हो तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लेते हैं 9.11 × 10⁻31। गॉट इट ना? यस और नो? v का वैल्यू 3 × 10⁻7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81, 81 डिवाइड बाई 2 40.5। ओके, -31 और 7 का पावर 2 14, -31 + 14 -17। ओके, पहले आएगा 40.5 × 10⁻⁻17 जूल। आया था सबका? यस और नो? हमें पहले से ही पता है कि उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें पॉइंट वाला पहले से बवाल नहीं करेंगे। पहले यहाँ पे क्या रखेंगे, 40.5 × 10⁻⁻17 जूल। उसको अगर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1.6 × 10⁻⁻19, तो किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डू इट, 40.5 डिवाइड बाई 1.6 कितना, 25.315 गॉट इट। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, +19, तो 19 - 17। तो इसको मैं अगर जैसे 2.531 करूं, 10⁻, कितना था 2, यस और नो? और मैं एक पॉइंट आगे चला गया, तो 10⁻2 + 1 यानी 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? बट आप यहाँ पे इतना लिख के छोड़ दोगे, यू आर डूइंग बिगर मिस्टेक, यू आर डूइंग बिग मिस्टेक एंड हाफ मार्क्स कट जाएगा। क्यों? नहीं, यूनिट तो लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखने के बावजूद भी हाफ मार्क्स कट जाएगा। नहीं कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको नहीं याद आएगा। क्यों नहीं? आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। फर्स्ट फोकस इन अ क्वेश्चन, आपको कन्फर्मली पूछा गया कैलकुलेट एनर्जी इन विच यूनिट, तो इसके बाद एक स्टेप आएगा 2.531 किलो इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? यस और नो? ये लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर सही होने के बावजूद गलत हो जाएगा, हाफ मार्क्स कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब क्लियरली पूछा है कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइन करो, तो उसी में ही रहना चाहिए। आया समझ में? तो क्वेश्चंस को भी उतना फोकस से पढ़ो। जैसे मैं लास्ट तक गया, मुझे याद है, तो आप लोगों को भी अच्छे से पढ़ते हो। मेरे साथ पढ़ना रखो, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व कर लो माइंड को। ब्लैंक छोड़ोगे, इडल छोड़ोगे तो भाग जाएगा। माइंड एक ऐसी चीज है, रुकेगा ही नहीं, भाग जाएगा, है ना? कंट्रोल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं खुद का सोच सोच के बोल रहा हूँ कि मैं कुछ जगह पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, जहाँ पे मुझे स्टिक रहना चाहिए एक्शन पे नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड है, वो माइंड है, माइंड का माइंड जैसा ही काम है, लेकिन हमें उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो आप साथ साथ में पढ़ना रखो मेरे साथ, ओके, ताकि आपको भी याद रहे। अ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर्स विद द फ्रीक्वेंसी दिया गया, हाउ मच मेगाहर्ट्ज, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 × 10⁻6, मतलब 10⁻7 हो जाएगा। यस और नो? व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मतलब क्या पूछा है, बी पूछा है। इफ द रेडियस ऑफ डीज इज 60 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर बोलते थे, याद आ रहा है, 60 सेंटीमीटर मतलब कि 0.60 मीटर, 100 से डिवाइड कर लेंगे। यस और नो? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, कुछ भी हो जाए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ढूंढना है, ऑफ प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटर। उसके लिए आपको ई दिया गया है, प्रोटॉन का चार्ज वही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है एंड ए वाला दिया है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो -19, मेगा है तो -13। वैसे मैं कुछ नहीं दूंगा, डोंट रिलायबल ऑन इट, ज़्यादा डिपेंडेंसी मत अच्छी नहीं है। तो हम दिमाग के किसी सॉफ्ट कॉर्नर में स्टोर करके जाएंगे, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में न्यूक्लियस में ज़रूरत है ही इनकी याद रखने की। चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो वैसे आपको रट्टा लग चुका है,
ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कहा कुछ टेंशन है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁹ से डिवाइड करना है, मेगा में जाना है तो 10⁶ को लाने का ट्राई करेंगे, बात खत्म करेंगे। गॉट इट? इसलिए नीचे वाला डेटा जरूरी नहीं है। आया समझ में? यस और नो? ओके, नाउ फॉर द साइक्लोट्रॉन, अरे यार क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू, आपको पूरा लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। ओके, हमारा यही स्टार्टिंग पॉइंट होगा हर एक न्यूमेरिकल में। इससे दो बातें पक्की हो जाएगी, एक तो हमें ओमेगा का क्या फॉर्मूला है रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, दूसरी बात ये पक्की हो जाएगी कि अगर थ्योरी में पूछते हैं तो भी हम लिख पाएंगे, और तीसरी बात किसी भी न्यूमेरिकल में काम लगेगा। यानी कि ये मेरा फेवरेट स्टेप है 4th चैप्टर के, न्यूमेरिकल में और थ्योरी में। थोड़ा एक्स्ट्रा लिखने में मार्क्स नहीं कटने वाले, एक्स्ट्रा लिखने से ये श्योरिटी हो जाएगी कि फॉर्मूला भी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? qvb sin थीटा, जो मैं अभी कितना लेने वाला हूं, जब तक मुझे कोई एंगल ना बोले तब तक तो मुझे 90 लेना है। यस और नो? नाउ एक v क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? नाउ मुझे किस पे जाना है? एक्चुअली फ्रीक्वेंसी दिया है तो मुझे v को क्या लिखना पड़ेगा? r ओमेगा, याद आया? r ओमेगा, नीचे r, इधर qb sin 90, r कैंसिल। आया समझ में? अब मुझे m का क्या रखेंगे? m, ओमेगा की जगह पे क्या रखेंगे? 2πf। मुझे b ढूंढना है तो एक q जो है वो कहाँ आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। यहां से हमारा रास्ता मिल गया वापस। ओके, तो वैसे भी 2 स्टेप तो हुए थे, तो हमने कितना 1 2 3 लाइन ही ज़्यादा लिखी, मतलब एक ही लाइन ज़्यादा लिखी, बट श्योरिटी कितना? 100%। ओके, कोई गलती होगी नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट याद करने में क्यों नीचे ऊपर आगे पीछे सब जगह चला जाएगा, बट इसमें 100% श्योरिटी। गॉट इट ना? ओके, 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 3.14, एफ का वैल्यू 10 × 10⁶, मैंने 10⁻7 बताया था मेगाहर्ट्ज की वजह से, याद आ रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27। क्लियर? क्यू 1.6 × 10⁻19। वंस क्लियर? पक्का ना? कल से लाओ लो, जाने दो। और किसके पास नहीं है? और किसके पास नहीं है? सबके पास है ना? चलो देन परफॉर्म। 2 × 3.14, यस, क्या आया? 6 ओके, लिखा ही हुआ है बराबर। जो 4/7 था उसको 50 कर दिया, हम 5 तक ही रहेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये 6 और -27 और -19 ऊपर जाएगा, +19, 19 and 6 25, कितना होगा? 25। आपने 10 को लिया था? हाँ मैं बोल ही रहा हूँ, पावर में मैच नहीं हुआ, मतलब कि आपने 10th को भूल गए। ओके, मैंने नहीं बोला 10। ओके चलो, अभी के हिसाब से जैसे लिखा हुआ है वैसे 10 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके गुड, 65.55 क्रॉस 54 इंटू 10⁻², ये 6 पावर है, ये -27 है 19 ऊपर जाएगा, 6 के साथ 25 -27 -2। आया समझ में? अब मैं अगर एक पॉइंट आगे जाऊं उससे अच्छा कि सीधा इधर जाऊं। ओके, दोनों पॉइंट आगे चला जाता हूं, क्योंकि एक पॉइंट आगे रखने से -1 पावर आएगा, उससे अच्छा कि मैं डायरेक्टली 0.655 लिख दूं। आया समझ में? तो 0.655 वो जो 4/7 था उसकी जगह पे 555 है, लेकिन अगर हम सिर्फ 0.655 लिख के भी आएंगे चलेगा। आया समझ में? तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको पूछा गया था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। दूसरा आपको बोला गया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। आगे वाले केस में, आगे वाले न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी पूछने का मुझे लॉजिक नहीं लग रहा था, सिर्फ न्यूमेरिकल लंबा था, सबको आएगा k = 1/2 mv², बट ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं दिया गया है, डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं दिया गया है, तो आपको खुद ब खुद लाना पड़ेगा। आया समझ में? कहा थे? गए थे? ओके, k = 1/2 mv², बट मेरे पास वेलोसिटी अब लास्ट न्यूमेरिकल जैसा डायरेक्ट नहीं है, तो आई हैव टू अरेंज। तो उसकी जगह पे मेरे पास f है, फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो मुझे पहले v = r ओमेगा, याद आ रहा है? v =
आर ओमेगा। तो व्हेन आई पुट आर ओमेगा ओवर हियर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बट अब मेरे पास ओमेगा भी डायरेक्टली नहीं है, लेकिन क्या है, मतलब एफ है, तो 2 पाई एफ रखूंगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। आया समझ में? यस और नो? अब ये जो 4 डिवाइड बाई 2 है तो क्या हो जाएगा 2, ए पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर, एम आर स्क्वायर एफ स्क्वायर। यस और नो? अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो मुझे मैक्सिमम रेडियस लेना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट ए के मैक्सिमम। मैंने इस आर को आर मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है, जिसको हमने कैपिटल आर बोला था। या तो इन लोगों ने सिर्फ क्या लिखा है, आर मैक्स, नहीं उन लोगों ने लिखा भी है, सही है, कैपिटल आर बोलते थे, डिस्क थ्योरी से ही आ रहा है सब। ओके, डिस्क की जो रेडियस होती थी मैक्सिमम उस तक वो ट्रैवल कर सकता था, तो उसको हम बोल सकते थे कैपिटल आर। तो बस अब वैल्यू रखना है 2 पाई का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर, मैक्स मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 क्रॉस 10⁻27, आर जो मैंने बताया था 60 सेंटीमीटर यानी 0.60 मीटर बताया था, और एफ जो है 10 × 10⁶ का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 2 × 3.14 इंटू 3.14 इंटू 1.67 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 100, इस 10 को अगर कैलकुलेट कर ले तो चलो, अगर हमने 10 को कैलकुलेट कर लिया है तो क्या आएगा 11 पॉइंट, 10 को करेंगे तो 11.11, आप जो बोल रहे थे वही 11, हाँ ये 10 को कैलकुलेट करोगे तो 118.55 10 इंटू 10 100 नहीं किया, ओके ओके चलेगा। लिसन, अभी इस तरह के मतलब सही है, सब लोग अपनी तरह से सही है, कोई 10 को कैलकुलेट करके जा रहा है, कोई 10 को कैलकुलेट नहीं करके जा रहा है, लेकिन जब हम ऐसा लिखते हैं ना 10 × 10⁶, तो एक ही रूल रखते हैं हमारे दिमाग में और मेरे पास पढ़ने के लिए, इस 10 को कैलकुलेट कर लेना है, या तो फिर 10 × 10⁶ को 10�7 पहले से न्यूमेरिकल के डेटा में ही बना लो, बराबर। अगर बट रह गया तो पावर वाले 10 को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, इसको नहीं कैलकुलेशन में लेंगे, बाकी 10 को ले लेंगे। आया समझ में? क्योंकि छोटा बहुत ही 10 या होगा या 100 होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, ऐसा 1 लाख तो लिखने वाले नहीं, उससे अच्छा हम 10⁵ लिख देते। आया समझ में? तो हम इस 10 को कैलकुलेशन में लेंगे, तो फाइनली 2 × 3.14 इंटू 3.14 इंटू 1.67 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 100 इसलिए बिकॉज 10 का स्क्वायर था, तो 1185.518 क्रॉस 10⁻, ये -27 है, यस और नो, और ये 6 का पावर 2 यानी कि क्या हो गया 12, तो दैट इज 1185.5, 8 को निकाल दो तो आगे क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 10⁻15। आया समझ में? बट आपको पता होना चाहिए कि आपको इस एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना था। किसमें फाइंड करना था? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप पावर को बाद में सिंप्लीफाई करना, मैं ही करवा देता हूं, पावर को बाद में सिंप्लीफाई करना, ऐसे इधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसके बाद के स्टेप में ही लिखूंगा 85.52 इंटू 10⁻⁻15 डिवीजन में 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। उन्होंने हिंट तो दिया है लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, ओके। ये जूल में था तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या आंसर आया? 74095 क्रॉस 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा +19, माइनस कितना पावर है 15, यानी कि 7.4095 क्रॉस 10⁻, इधर से कितना बचेगा 4, और मैं 2 पॉइंट आगे गया। आया समझ में? तो 7.4095 10⁻, इलेक्ट्रॉन तो 7.4, 9 निकाल दे तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? यस और नो? तो 7.41 पॉइंट के बाद 2 डिजिट चलेंगे। एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इंटू आई कैरेट, एक एलिमेंट है जिसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करे तो मैग्नीट्यूड कितना है डेल्टा एक्स, डायरेक्शन कौन सा है आई कैरेट, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, इट प्लेस्ड एट द ओरिजिन,
and carries a large current I, that is of 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter if delta x equals to 1 centimeter, that is nothing but 0.01 मीटर. 100 से डिवाइड कर लेंगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया. परपेंडिकुलर एक करंट एलिमेंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया गया है 0.5. वहां पे कौन सा पॉइंट लिया है P, कौन सा पॉइंट लिया है P, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. यस और नो. तो ए फिगर ऑलरेडी दिया गया था, तो इन्होंने एक दूसरा फिगर लिया बताने के लिए कि एक्स का डायरेक्शन है और ये पॉइंट P है. ये कौन सा डायरेक्शन है परपेंडिकुलर y डायरेक्शन है. यस और नो. जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर रखेंगे, मतलब सॉरी थंब रखेंगे और अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, तो आप देखोगे कि ऊपर की ओर आपकी ओर निकल के आ रहा है. आपकी ओर निकल के आ रहा है तो क्या बताएंगे, डॉट से रिप्रेजेंट बताएंगे. आया समझ में. तो फिगर ने अपना काम कर दिया. अब हम मैथमेटिकली काम करते हैं. तो डी एल इक्वल्स टू डेल्टा एल वैक्टर. डी एल वैक्टर चाहिए तो उसको अभी हमने क्या लिया है डेल्टा एल, क्योंकि लिख के दिया डेल्टा एल, इसलिए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. दोनों लेंथ ही बताते हैं, लेकिन डेल्टा थोड़ा बड़ा लेंथ हो तब और स्मॉल लेंथ हो तो डी आता है. तो उसको डेल्टा एक्स आई कैरेट बोलेंगे. डेल्टा एक्स का वैल्यू रख लिया. यस और नो. नाउ अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, करंट एलिमेंट के लिए कौन सा लो आता है, कितने सिंपल न्यूमेरिकल है, सीधे फॉर्मूला से बायो-सावर्ट लो अप्लाई करो. भूल भी जाओ तो के क्यू अपन आर स्क्वायर को याद करना है. तो के की जगह पे क्या आएगा म्यू 0/4 पाई, क्यू की जगह पे आई डी एल. आर स्क्वायर का आर स्क्वायर आएगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आर वेक्टर लिखूंगा नीचे क्या आएगा आर क्यूब. मुझे मैग्नीट्यूड से ही इंटरेस्ट है, तो मतलब जैसे मैंने स्क्वायर निकाल दिया, सॉरी मैं मिस्टेक, वेक्टर निकाल दिया, वैसे मैग्नीट्यूड आ गया डीबी म्यू 0/4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपन आर क्यूब. एंगल कितना बन रहा है तो साइन 90. एक आर निकल जाएगा, आर क्यूब निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया के क्यू अपन आर स्क्वायर जैसा. गॉट इट ना. ओके. तो अब मैं क्या करूंगा, सब वैल्यू पुट करूंगा. तो म्यू 0 का वैल्यू ऑलरेडी पता है 4 पाई क्रॉस 10⁻⁷. आई का वैल्यू 10 एम्पियर, डीएल का वैल्यू 0.01. आया समझ में. और आर स्क्वायर जो था कितना डिस्टेंस था 0.5 मीटर लिख के ही दिया था 0.5 मीटर. तो सीधा वैल्यू ही रखना है 0.5 स्क्वायर. ये तो आपका कट ही हो जाने वाला है 4 पाई 4 पाई. तो 10 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई 0.5 0.4 इंटू 10⁻⁷ हाउ मच -7. मैं एक 4 रखूँ, एक पावर और आगे जाऊँ तो 10⁻⁷ क्या हो जाएगा -8 टेस्ला. गॉट इट ना. अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन बताना है. मैग्नीट्यूड तो आ गया, तो साथ में क्या बताना है डायरेक्शन. तो डीबी का डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होता है. डीएल क्रॉस आर, डीएल कौन सी डायरेक्शन में था आई, आर ऊपर की ओर जा रहा था तो मतलब जे. तो आई क्रॉस जे मतलब कौन सा के मतलब कौन सी एक्सिस जेड एक्सिस. जेड एक्सिस आपकी ओर आएगी. गॉट इट. प्लेन से किसकी ओर आएगी आपकी ओर. वैसे उसमें ज्यादा लॉजिक तो नहीं लगाना था, वो थंब रूल लगा लेते तो भी पता चल जाता कि आपकी ओर आएगा. एंड दैट्स व्हाई परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ, एंड हेंस डीबी वेक्टर इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड 4 क्रॉस 10⁻⁸ टेस्ला के कैरेट. आधे से ज्यादा पब्लिक मैग्नीट्यूड तक क्लियर करके आती है, डायरेक्शन पता नहीं भूल जाते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर. जो भूलना नहीं है 1 मार्क्स चला जाएगा. आया समझ में. यस और नो. बताया था कुछ ऐसा, बताया था कुछ ऐसा. पढ़ते पढ़ते बायो-सावर्ट लो अप्लाई करते करते तो क्या याद रहा, इसमें कितने एलिमेंट्स हुए 1 2 3, और यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर में. तो किसकी वजह से मिलेगा, कर्व की वजह से. सिप लाइन की वजह से नहीं मिलेगा. क्यों, उधर 0 हो जाएगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. कौन सा डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर. तुम थक जाओ तो उसको दे देना. ओके. अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कौन सा डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर. सीधी लाइन में आ जाता है पॉइंट, मतलब कि साइन 0 हो जाएगा. वो जो अभी हमने साइन थीटा लिया था ना, वो साइन क्या हो जाएगा 0. देखो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, मेरे हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंस होते हैं. कौस्तुभ कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है बेटा, कर क्या रहे हो घर पे. वंश ये अभी थोड़ा लाइन पे आया है, बाकी थोड़े लाइन पे. तुम्हारा भी थोड़ा कम चल रहा है. नहीं चलेगा. जब ऐसा लगता है कि हम थोड़े पीछे हैं ना, तो हमें जोर से दौड़ लगानी होती है. मतलब जोर यानी क्या ध्यान रखना है पता है. आरती कितने घंटे पढ़ रही है, निखिल कितने घंटे पढ़ रहा है, उनसे बातें करके पूछने का. हाँ, और ऐसा पूछने के बाद हमें 2 घंटे प्लस करके चलना पड़ेगा. समझ रहे हो.
कंपटीशन अपने अंदर क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो फिर कहाँ से आप रेस में आओगे? अरे बेटा, अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं गुजरात में, पता है आप लोगों को? वो ओम को ही देख लो, 394 रैंक है उसका। या नहीं, मतलब उसने एक्चुअली में स्टडी पार्ट से की, बट उसका रिजल्ट और उस हिसाब से मैंने बोला कि JEE तो IIT का गोल सेटिस्फाई करना है, देन एंड देन मैथमेटिक्स में JEE और AIEEE, IIT और NIT, मतलब NIT, सॉरी नॉट NIT, NIT उसी में काम आएगा। उसने पार्थ में स्टडी की 11th-12th पार्थ इंस्टीट्यूट में JEE के लिए, बट हाँ, जो बंदे ने JEE का प्रैक्टिस किया उसके लिए गुजरात बोर्ड तो, और इसीलिए उसका रैंक 394 बना, उसमें नहीं बना रैंक। सही से बोल रहा हूँ, इतना अच्छा बच्चा नहीं बना पाया, बट उसका गुजरात बोर्ड में अच्छा मार्क्स है। और गुज CET में तो उसने क्लेम किया, मैंने बताया था ना बीच में उसके, हाँ, तो उसके गुज CET में अच्छे मार्क्स 100 अप है, एंड दैट्स वाई उसका मेरिट अच्छा नंबर आया पूरे गुजरात में। गुज CET एंड बोर्ड के जो 60-40 का रेशियो से मेरिट बनता है उसमें 394 है। इस बार तो 50-50 का बना। हाँ, इस बार ऐसा हुआ होगा। इसका रीजन क्या है, वो ऑफलाइन हुई थी और वो ऑनलाइन हुई थी, तो भी अच्छा है उसका, तो मतलब दोनों जगह पे पॉलिसिंग होगी तभी रिजल्ट पूरा बनेगा। तो 394 उसको मांगे वो कॉलेज में मिलेगा, और ऊपर से उसने ट्रेंड थोड़ा उसके हिसाब से कंप्यूटर सिलेक्ट किया है। बाकी मैकेनिकल में जल्दी से और केमिकल में जल्दी से सीट्स कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे MS में केमिकल इंजीनियर बनते हो आप तो फिक्स ही है, दबादब अच्छे खासे आपका रैंक चाहिए, 1 से 100, 1 से 150। MS 30 सीट्स है केमिकल की, कंप्लीट हो जाती। वैल्यूएशन देखो क्या वैल्यूएशन है, यहाँ पे ही जॉब मिल जाएगी। GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन गवर्नमेंट कंपनी है, 7 लाख 8 लाख पैकेज, ऊपर से पढ़ने का कॉस्ट 1500 पर ईयर, 6000 में इंजीनियरिंग खत्म, और ऊपर से पैकेज मिलता है। देखो जब 7 लाख 8 लाख, और जब आप निरमा चांगा यूनिवर्सिटी में जाते हो, वैल्यूएशन इज देयर, बट यू हैव टू बी बेयर द कॉस्ट ऑफ 5 lakhs 10 lakhs रहने पीने खाने के साथ, एंड देन यू विल गॉट द पैकेज ऑफ 8 लाख 9 lakhs। तो अल्टीमेटली उससे अच्छा 1500 में 6 लाख के पैकेज में जाओ। बट ये सारी कॉलेज की वैल्यूएशन है, MS है, DDU है, बिरला विश्वकर्मा, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। टॉप 1 से 100 के बीच में रैंक, धबाधब खत्म। 100 के बाद 101, पसीना छूटेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दिस इज द कॉम्पिटिशन। ऐसे सब में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में दिमाग में दो ही गोल फिट होते हैं, दैट इज MBBS एंड नॉन MBBS। MBBS में नीट में कंपटीशन है दबादब 1 मार्क्स के लिए, वो तो अलग ही चीज़ है। जिस गाड़ी को मैं नहीं चला रहा हूँ उसके बारे में क्यों बोलूँ, ओके वो तो अलग ही रेस है मेरा। वो तो उस रेस में जाना है तो समझ लो कि माइंड को 2 गुना साफ करके जाना पड़ेगा, और उसके बाद बचता है उसमें वापस यही रेस आती है मैरिट वाली, गुज CET प्लस बोर्ड। तो सेम वहाँ पे भी चेंज होते रहते हैं ऑप्शंस। आया समझ में? इन शॉर्ट रेस बहुत बड़ा लगा हुआ है। कौस्तुभ, नेहा, शिवानगी, है ना, मेहनत चालू कर दो प्लीज़, अब कुछ टाइम नहीं है। मतलब समझ लो कि दीपावली गई ना, दीपावली वाला मंथ, मतलब कि आप अंडर प्रेशर रहोगे, है ना। हम सुनते हैं ना कि ये प्लेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में अंडर प्रेशर आ चुका है, अब परफॉर्मेंस बिगड़ चुका है, नहीं खेल पाया, मुझे नहीं पता। हाँ, वो प्रेशर उस पर बड़ा ऑब्वियसली रहता है, क्योंकि पूरी टीम का कुछ भी कर, कौस्तुभ नहीं खेला, रिस्पॉन्सिबल विराट कोहली। अब मुझ पे कितना प्रेशर है, ये मेरी टीम है, मेरी टीम परफेक्ट काम नहीं करेगी तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अमित सर हैं। सो ऐसा नहीं करना है। आया समझ में? तो आपको समझा रहा हूँ, संभालो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर टीम चेंज कर दूंगा, है ना। गुड, वो तो अपने आप हो जाएगी। वो तो है ही, बट द थिंग इज, देखो अभी भी टाइम है सुधरने का, है ना। तो मैंने कुछ लोगों को वार्निंग दी कि मार्केट से इंफॉर्मेशन निकालो। मैं तो 2 बच्चों का ऐसे ही नाम बोला, उनसे तो निकाल ही लो, लेकिन दूसरे भी होंगे ना आपके कॉम्पिटिटर। आपको ध्यान में होगा कि ये यहाँ पे नहीं आते ऐसे कि ये यार जबरा मेहनत कर रहा है, कितने घंटे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, थोड़े निकालने के नुस्खे,
फिर अपने जो अप्लाई कर सकते हो अप्लाई करने के। अगर वो 4 घंटे मेहनत कर रहा है अपना फ्रेंड और अपने को ऐसा लगता है कि अपने पीछे है, तो 2 घंटे और ज्यादा करना पड़ेगा। और जिस दिन आप उसको बीट कर पाए ना, उस दिन आपके दिमाग में जो खुशी होगी, पूरा घाव सीने पे थान के जाओगे, इसको बीट कर दिया, उससे अच्छे मार्क्स अपने। बट वो मेहनत की खुशी होती है बेटा। कुछ किया ही नहीं है और मार्क्स नहीं आएंगे तो वैसे जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा। ओके, अभी सीख जाओ, आगे जाके भी मेहनत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक कॉलेज मिल जाने से भी, बट अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो आगे आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। एक फैमिली, आपका जो सर्कल्स बनेगा ना, वो बहुत बेस्ट बनेगा। और अल्टीमेटली ये सब सर्कल्स बर्कल्स की बातें हैं ना, आफ्टर 25 जरूरत होती है इसकी। आया समझ में? और स्कूल फ्रेंड काम नहीं आते, बिलीव मी, स्कूल फ्रेंड काम में नहीं आते। कुछ ही लोगों की स्कूल फ्रेंडशिप आगे जाती है, लेकिन कॉलेज फ्रेंड अच्छे से काम आते हैं। और इसीलिए कॉलेज ग्रुप अच्छा बनना चाहिए, टैलेंटेड बनने चाहिए। अब वो टैलेंटेड कॉलेज ग्रुप कब बनेगा? जब आप उस कॉलेज में जाओगे ना। आया समझ में? तो प्लीज बी फोकस्ड, है ना? ओके, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट ऑफ 12 एम्पियर, थक जाएगा। अ स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट ऑफ 12 एम्पियर, एक स्ट्रेट वायर है जो कितना एम्पियर करंट कैरी कर रहा है? 12 एम्पियर। आया समझ में? तो आई मैं बोल दूंगा, आई इक्वल्स टू मुझे कितना मिल गया? 12 एम्पियर। बेंड इनटू द सेमी सर्कल, उसको बेंड कर दिया गया सेमी सर्कल विद द रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर। ओके, कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट द सेंटर ऑफ आर्क। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट? आपको उनको पता था, शायद सोच नहीं पाएंगे, इसलिए उन लोगों ने छोटा छोटा पूछा कि भाई स्ट्रेट सेगमेंट है, उसके थ्रू सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम। पहला फिगर ड्रॉ किया, दूसरा फिगर ले लो, ए वाला बी, तो भी सेम ही है। इन बोथ द फिगर्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर सेंटर पी ऑफ द सर्कल आर्क या सर्कुलर आर्क where we want to find out the magnetic field is collinear with the which wire? Straight current carrying parts AB as well as D। यहाँ से स्ट्रेट पार्ट AB है और यहाँ से कौन सा है? D। जब उन्होंने ये फिगर दिया था तो पार्ट को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, 1 2 3, तो उन्होंने नाम ही दे दिए ABCDE। तो एक पार्ट AB हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? D। दोनों एकदम कोलिनियर, उसी लाइन में P पॉइंट आ रहा है, दिख रहा है? Yes। ऐसे जाएगा, P पॉइंट उसी लाइन में आएगा। आया समझ में? एंड हेंस फॉर दिस पार्ट DL क्रॉस R करेंगे हम, बायो सावर्ट लो उसमें आता था ना DL क्रॉस R, तो DL R साइन थीटा और दैट इज 0 बिकॉज थीटा आइदर 0 होगा या तो फिर 180। देखो कैसे, अगर A वाला AB के लिए देखे तो AB के लिए करंट भी ऐसे जा रहा है और AB से मुझे पॉइंट की ओर भी ऐसे ही जाना है, तो 0 हो गया। DE में करंट ऐसे जा रहा है लेकिन DE से पॉइंट की ओर जाना है, वो अपोजिट जाना है, 180 हो गया। तो साइन 0 साइन 180 क्या हो जाएगा? 0। तो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया एंड दैट्स व्हाई DL क्रॉस R 0, हेंस द पार्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा, इन अ व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द सर्कुलर लूप, इन अ व्हाट वे डज इट इज रीअसेंबल। ओके, किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? रीअसेंबल। सो मतलब मैच हो जाना। Here all the currents element chosen on a semicircle arc, कौन सा था वो? B से ले BC and D, BCD arc था, तो उसके ऊपर हम जितने भी एलिमेंट्स लेंगे that produce the magnetic field at the what point P in the same direction and that is perpendicularly inside the plane of figure। तो आपको यहाँ पे थंब का डायरेक्शन रखना है, थंब रखना है। ओके, और फिंगर को कर्ल करो इस पॉइंट के लिए, तो अंदर जाएंगे। जा रहे हैं? आप करो ऐसे, थंब रखोगे और ऐसे कल करोगे, अंदर जाएंगे। तो आपको बस वही प्रैक्टिकल मेथड से ही लगाना है। अब एग्जाम में मेरे जैसे साथी लोग सिर्फ एरो चेंज करते हैं, 1 2 3 एरो चेंज करेंगे और 1 2 3 एरो चेंज करेंगे ना, तो उनको पता है आंसर में कहाँ फर्क आने वाला है। जो आपने इनसाइड लिखा वो आउटसाइड हो जाएगा, तो वो आंसर की बना के देंगे ना, तो उसको हाईलाइट बॉक्स बना के देखिए, इसको चेक करना। ये आउटसाइड लिखा है तो मार्क्स देना, इनसाइड लिखा है मतलब रट्टा वाली पब्लिक है। फिल्ट्रेशन हो गया, इसको बुक का ही एग्जांपल बोलते हैं, बुक के बाहर का नहीं बोलते। लेकिन थोड़ा 15 चैप्टर है,
वैसे 14 है, 15 अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है। तो 14 चैप्टर्स में से कोई एक न्यूमेरिकल में ये चीज होने वाली है। जैसे आपने अभी यूनिट टेस्ट का पेपर देखा है ना, उसमें देखना आप कैपेसिटर की वैल्यू चेंज है, 9 की जगह पर 7 कर दी है। ओके, देखना, तो वो सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है और कुछ चेंज नहीं गया। तो कोई एक पूरे पेपर में चेंज आने वाला है, जिसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। और ऐसे चेंज तो मैं बता देता हूं जो जनरली आपको वर्बली याद ही रह जाए। तो कहाँ दिक्कत होने वाली है, आया समझ में? बात क्लियर हो गया? सिर्फ याद रखने में दिक्कत होगी और वो आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से सुनना भी पड़ेगा और कभी कभी अप्लाई भी करना पड़ेगा, तब याद रहेगा। ओके, चलो। So that is, and so we can make the scalar addition of the all partial magnetic field produced by them। तो हमें क्या करना था, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में कंसिडर करना था और सारे जो भी एलिमेंट्स है वो सबका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जाएगा प्लेन को, अंदर की ओर। इसलिए हम उसको स्केलरी क्या कर पाएंगे, एडिशन कर पाएंगे। वैल्यू ऑफ दिस एडिशन इज द हाफ ऑफ दैट प्रोड्यूस बाय। तो ये जो ऊपर का पैराग्राफ था ना, वो हमने बताया कि ये जो सेमी सर्कल है वो किस तरह से रीअसेंबल हो रहा है सर्कुलर लूप के साथ। सर्कुलर लूप में हमने वही किया था, इफ यू रिमेंबर, छोटे छोटे पार्ट्स लिए थे, ऊपर का पार्ट्स, नीचे का पार्ट्स, डीबी कॉस थीटा वाला लाए थे, फिर डीबी कॉस थीटा का एडिशन किया था, डीबी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करते थे। याद आ रहा है ये थ्योरी? ऐसे एक्सिस वाला, ऐसे वाला, यस और नो? तो हमने वही किया था ना, पार्ट्स बना के ही काम किया था। तो हमने भी यहाँ पे वही बताया ना, एक्सप्लेन कि हम पार्ट्स बना के काम करेंगे। तो रीअसेंबल वाली चीज आ गई। डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे फुल लूप थी, यस। तो यहाँ पे वो आएगा कि वैल्यू ऑफ दिस एडिशन इज हाफ ऑफ दैट प्रोड्यूस्ड बाय 1 टन ऑफ सर्कुलर लूप and hence magnetic field produced by the semicircular arc BCD at the center point P will be mu 0 I upon 2R सेंटर पे इस लूप के लिए फाइंड किया था, याद आ रहा है? x इक्वल टू 0 लेके, तो वो लूप के लिए था, उसका क्या कर देंगे? देखो म्यू 0 का वैल्यू 4 पाई क्रॉस 10⁻⁷, I का वैल्यू 12 एम्पियर दिया गया था, 2 2 जा 4, R का वैल्यू दिया था 2 सेंटीमीटर, तो 0.02 2 सेंटीमीटर था ना, मैंने किया भी है। ओके, तो 0.02 ले लेंगे, तो ये 4 तो कैंसिल हो गया। अब आपको सिर्फ पाई इंटू 12 डिवाइड बाई 0.02, क्या आंसर आ रहा है? ओके, आप जब भी कोई आंसर बोलोगे ना, तो डिजिट में ही बोलते जाओगे। 1884 नहीं, 3.14 लेने का। जब भी आप अपने काम करेंगे 3.14 लेंगे। ओके, 1884.5 पॉइंट कहाँ आ रहा था? मतलब 4 नहीं आएगा, 4 की जगह पर 5 आएगा। वापस एक बार करो और अच्छे से बोलो। चलो, 1884 इतना ही आ रहा है, पॉइंट आगे कुछ नहीं आ रहा है। गॉट इट ना? और इंटू ए क्या है? 10⁻⁷, 1 2 3 आगे जाएंगे तो 10⁻⁷ प्लस 3 10⁻⁴ टेस्ला। वैसे इतना सही है, लेकिन अगर कोई लिखना चाहता है तो 1.884 गॉस। आपको एक नया यूनिट सिखाया था, 10⁻⁴ टेस्ला इक्वल्स टू गॉस। आया समझ में? यस और नो? साथ में डायरेक्शन भी बता दिया, परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। आया समझ में? आया ना? ओके, वुड योर आंसर बी द डिफरेंट इफ द वायर वेर बेंड इनटू सेमीसर्कल आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द विच डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। तो कोई चेंज होगा? यस, डेफिनेटली होगा। डायरेक्शन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? सिर्फ डायरेक्शन। आया समझ में? तो बस वर्बली समझाना है। फॉर द सेमीसर्कल आर्क गिवन इन द फिगर, field produced at the center with the same magnitude but direction is just opposite to the previous magnetic field, and in this case again B equals to this much but direction is perpendicularly, वहां पे inside था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? outside the plane of figure। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? कौस्तुभ क्लियर ना बेटा? ध्यान देना, थोड़ा फोकस करते जाना। कंसिडर द टाइटली वाउंड 100 tons coil of the radius how much centimeter? 10 सेंटीमीटर। तो 100 नंबर ऑफ टन्स दिए गए, दैट इज n, और रेडियस दिया गया कैपिटल R, कैरिंग द करंट ऑफ 1 एम्पियर दैट इज I। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कोर ऑफ द कॉइल? दिस इज नथिंग बट कॉइल। कॉइल यानी सोलेनॉइड, सोलेनॉइड यानी
बी इक्वल्स टू म्यू 0 I upon 2R नहीं, सिंपल सा है हमारा फॉर्मूला, म्यू 0 एन आई। क्या है? एन आई। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सोलेनॉइड के लिए? यस और नो? ओके, एक्चुअली मैं सॉरी, माय मिस्टेक, ए भी चलेगा, बट फिर हमें उसमें सोलेनॉइड का लेंथ लेना पड़ता, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय क्या लेना पड़ता? लेंथ। बट लेंथ तो है नहीं हमारे पास, इसलिए ए वाले से पॉइंट पे नहीं जाएंगे, लेकिन वो लूप वाला ही लेंगे। एक सिंगल लूप वाला याद था, तो पहले हम लिखेंगे एक पॉइंट ऐसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल लूप that B1 equals to mu 0 I upon 2R। पढ़े थे कि नहीं? And therefore magnetic field due to n turns, that is B equals to mu 0 Ni upon 2R। इस तरह से होगा। आया समझ में? तो सबके वैल्यू पुट कर दे, सिंपल सा ही है ये तो। म्यू 0 कितना है? 4 पाई क्रॉस 10⁻⁷, n 100 था, I 1 था, 2 का 2 और R 0.1 था। 3.14 लेके कैलकुलेट करना इसको। 620 क्रॉस 10⁻²80 आएगा। 0.1 लिया था? नहीं लिया था, उसने नहीं लिया था। डिवाइड बाय 0.1 कर लोगे, यानी कि 62180 आएगा, 6280 आ जाएगा। अब 1 2 3 पावर आगे जाएंगे, 10⁻⁴ टेस्ला, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, मतलब सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में ऐसे पैरेलली निकल रहा था एक्सिस की रिएक्शन में, तो उसका जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर। बात क्लियर हो गई? अब आप जब कंफ्यूज हो कौन सी साइड निकलेगा तो बोलेंगे ही नहीं ना कुछ, वैसे दोनों साइड निकलता है, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे। आया समझ में? जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ओके, दिस इज अगेन लाइक थियोरेटिकल। ये जो केस है दैट इज लाइक थियोरेटिकल। लिसन केयरफुली। हमने एक केस पढ़ा था, कौन सा केस पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। पढ़ा है? पढ़ा है। ओनली बायो सावर्ट लॉ लगा के, यस और नो? उसके आगे कुछ लगाया नहीं है, बट वही चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है तो उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। याद आ रहा है? टुक्के लैम्बडा अपन आर वाला फॉर्मूला। तो वहां पे हमने कौन सा सरफेस लिया था? गॉसियन सरफेस, यस और नो? लाइकवाइज हम यहाँ पे करंट कैरिंग एक वायर है, उसके इनसाइड पॉइंट पे, उसके सरफेस पे और उसके आउटसाइड पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक थियोरेटिकल डेरिवेशन। एग्जाम्पल में दिया है, लेकिन है कैसा? थियोरेटिकल डेरिवेशन। दैट मीन्स कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ? मैग्नेटिक फील्ड के केस के लिए कौन सा लॉ लगता था? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉसियन लॉ लग रहा था, गाउस लॉ लग रहा था, वैसे यहां पे कौन सा लॉ लगेगा? बोलो, सही बोला, बोलो। एम्पियर सर्टिकल लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा? और एम्पियर सर्टिकल लॉ पढ़ने के बाद आपने एक ही एप्लीकेशन पढ़ी थी, याद आ रहा है? थ्योरी में सोलेनॉइड वाला एक लूप लिया था, एक एप्लीकेशन बाकी थी जो इधर डाल दिए न्यूमेरिकल में। आया समझ में? चलो समझते हैं। फिगर शोज द लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जिसका रेडियस कितना है? ए, बराबर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2a। आपको एक वायर कट करके ही बता दिया है, ये उसका टोटल डायमीटर है 2a, सर्कुलर फॉर्म में ही लेना है। आया समझ में? एंड eyes are uniformly distributed across the cross section. Calculate the magnetic field in the region R less than A. R less than A मतलब कि डायमीटर से क्या होना चाहिए? कम, यानी इनसाइड रीजन हो गया, और R ग्रेटर देन A मतलब कौन सा रीजन हो गया? आउटसाइड। जिस रीजन में भी फाइंड करना हो उस रीजन में एम्पियर लूप लेंगे, यस और नो? जैसे हम गाउसियन सरफेस लेते थे फॉर द फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या लेंगे? एम्पियर लूप लेंगे। क्या लेंगे? एम्पियर लूप। तो कंसिडर द वायर विद द रेडियस ऑफ, देखो इन लोगों ने ऐसा फिगर दिया है, दैट इज अ कंफ्यूजिंग, तो थोड़ा शेप में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब क्लियर दिखेगा आपको, सर्कुलर वायर है, यस, इसका रेडियस ए है, दिस इज द एक्सिस। आया समझ में? लेफ्ट टू राइट क्या पास हो रहा है? करंट। ओके, मुझे इनसाइड पॉइंट लेना है तो लिया मैंने, उसके लिए सेंटर कौन सा लिया? C1। आया समझ में? और मैंने वहां पे एम्पियर सर्टिकल लूप कंसिडर की, यस और नो? ये आउटसाइड पॉइंट लिया मैंने,
उसमें से पास होता हुआ क्या कंसिडर किया, एम्पियर सर्टिकल लूप, यानी कि एम्पियर लूप 1 एम्पियर लूप 2 दो बार करना है ना। दिस इज एक्सिस ऑफ वायर, आया समझ में? ओके, ये इनसाइड के लिए अगर लूप में ऐसे घूम रहे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में BI होगा। अगर मैं लूप में ऐसे घूम रहा हूं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन होगा, BO। आउटसाइड के लिए BO, इनसाइड के लिए BI। तो जो भी ड्रॉ किया लिखो, कंसिडर अ सॉलिड वायर विद द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू, A दिया है उन्होंने और हमने लिखना है A। When the I amount of the current passing through it is distributed uniformly over the its cross section, क्योंकि करंट की डेफिनेशन में क्रॉस सेक्शन का काफी इंपॉर्टेंस था। नेट चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, तो हमें ऐसा समझना है कि वो जो उसका क्रॉस सेक्शन बन रहा है टोटल सेम करंट पास हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है। गॉट इट? current density is found to be a constant at all the points in the wire, मतलब कि वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला है। करंट डेंसिटी होता है I/A, तो कभी A वेरी होने वाला नहीं है, करंट भी कांस्टेंट जा रहा है, तो करंट डेंसिटी क्या रहेगा, सेम। हियर द करंट पासिंग थ्रू द वायर प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स अराउंड द एक्सिस ऑफ द वायर, एंड consider following two cases. The first one is inside the wire. What you are going to do? एम्पियर सर्टिकल लूप लेंगे, तो कंसिडर एम्पियर लूप 1 विच इज सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r विच इज लेस देन a, मतलब वायर की रेडियस से कम है, तो वायर के अंदर के पोर्शन में। आया समझ में? दैट सेंटर लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इसका भी सेंटर है, लूप का भी सेंटर कहाँ पे है, एक्सिस पे है। आया समझ में? मैंने बोला फिगर को एक्सप्लेन करना है, थियोरिटिकल है, डेरिवेशन टाइप है। I फॉर विच वन, इनसाइड। प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ वायर, ये जो प्लेन ऑफ लूप बनेगा ना ऐसे बनेगा, और वो एक्सिस ऑफ वायर को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। आया समझ में यहाँ तक? ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लूप आर सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर C1, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे हो गए, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम। जैसे गाउसियन सरफेस के ऑल द पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता था, वैसे लूप के ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। लेट बी द BI, लेट इट बी अ BI, वो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोल देते हैं, BI। डायरेक्शन ऑफ BI वेक्टर एट द पॉइंट ऑन द सर्कल इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, टेंजेंट। ऑलरेडी मैं फिगर में बता के आया था, ऐसा सर्कल घूम रहा है तो टेंजेंट नीचे की ओर जाएगा। आया समझ में? ओह सर नीचे की ओर क्यों लिया, मैं ऊपर की ओर लूँ तो ना, करंट की रिएक्शन में थंब रखो तो नीचे की ओर आएगा, आपकी ओर। करंट की रिएक्शन में आप थंब रखोगे आपकी ओर नीचे की ओर आएगा। रखो थंब राइट हैंड का, करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, हाँ आ रहा है आपकी ओर नीचे की ओर, इसीलिए हमने नीचे रखा। बात क्लियर हुई? करंट हमने लेफ्ट टू राइट बताया तो, और उसी को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें से सारे पैराग्राफ में से जितना भी मैक्सिमम याद रख सको उतना अच्छा है, और याद रखने में भी दिक्कत नहीं है, फिगर से ही लिखना है। आया समझ में? इफ द करंट, ओके नाउ पूरे वायर में से कितना करंट पास हो रहा था, I। कितना करंट पास हो रहा था, I। पूरा वायर जो था उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, पाई a स्क्वायर, क्योंकि a इज द रेडियस। अगर पाई a स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है तो कितना करंट पास होता है, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ ये पूरा वायर सामने से देखो तो ऐसा दिख रहा था, लेकिन हमने तो इनर साइड में सिर्फ इतना ही रेडियस लिया ना, यस और नो? तो वो पाई RI था इनसाइड, तो पाई RI स्क्वायर एरिया होगा, तो उसमें से कितना करंट पास होगा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 2 और डिवीजन में पाई a स्क्वायर सॉरी। तो देखो पाई इंटू RI स्क्वायर I अपन पाई a स्क्वायर, तो RI स्क्वायर अपन a स्क्वायर। आ गया समझ में? यस और नो? तो इन लोगों ने क्या किया, रेशियो ले लिया। कैसे रेशियो ले लिया कि IE जो है वो ढूंढना है, तो उसके लिए एरिया कितना है, पाई RI स्क्वायर। ओके, और I जो है वो करंट हमें पता है, जब एरिया कितना है, पाई a स्क्वायर, तो वही लिख रहे हैं I इज द अमाउंट ऑफ द करंट विच इज एनक्लोज बाय द लूप, क्योंकि हमने लूप, जब ये एम्पियर सर्टिकल लूप लो पढ़ा था तब हमने पता लगाया था कि इसके अंदर हमें फ्लक्स फाई, सॉरी मैं मिस्टेक, क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, म्यू 0 I, एंड दिस I इज द करंट विच इज एनक्लोज बाय दैट लूप। लूप में से कितना करंट पास हो रहा है वो ढूंढना है। तो इस लूप में से पूरा करंट तो पास नहीं होगा, क्योंकि पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये बड़ा वाला था और RI वाला तो छोटा क्रॉस सेक्शन है, तो उसमें से कितना करंट पास हो रहा है, ऐसा लिए हमने I, और उसको फाइंड किया लाइक दिस, I अपन पाई RI स्क्वायर इक्वल्स टू I अपन पाई a स्क्वायर। जब टोटल करंट पास हो रहा है वो IA है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई a स्क्वायर। करंट हमें चाहिए वो IE है, तो उस वक्त क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई RI स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, RI स्क्वायर कहा जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में मिल गया। नाउ एम्पियर लूप अप्लाई करें, BI डॉट DL इक्वल्स टू म्यू 0
आई, बी डॉट डी एल टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होता है डीएल, और बी भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में था, तो कॉस क्या आ जाएगा बाय डिफॉल्ट 0। बी आई कॉमन इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल मतलब कि जो लूप था उसका टोटल लेंथ, लूप था वो सर्कुलर था, तो लेंथ क्या होगा सरकमफरेंस 2 पाई आर, तो 2 पाई आर आई हो गया। अब मुझे बी आई चाहिए तो 2 पाई आई कहा जाएगा, डिनोमिनेटर में एक आर आई स्क्वायर और एक आर आई को कट ही कर लेते तो 2 पाई ही नीचे जाएगा, तो म्यू जीरो आई अपन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर आई। आया समझ में? यस और नो? ओके, सो over here you can see bi is proportional to r, क्योंकि a is the radius of wire, constant, I is constant, सिर्फ चेंज होगा तो एक्सिस से ri डिस्टेंस चेंज होगा इनर पोर्शन में, एंड दैट्स वाई इनर पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो r को क्या रहता है प्रपोजनल। सेम टू सेम केस आपको किसके लिए करना है आउटसाइड, सिर्फ एक्सप्लेन करते जाओ, लूप 2 लिया, मेन पॉइंट बता रहा हूं, r ग्रेटर देन a है, ओके, उसका सेंटर भी एक्सिस के ऊपर ही है, ओके, नाउ सफिक्स ओ लगाया, वो किसके लिए लगाया है आउटसाइड, वापस वो सर्कल प्लेन ऑफ वायर को क्या होगा एक्सिस ऑफ वायर को उसका प्लेन क्या होगा परपेंडिकुलर। अब जितने भी पॉइंट C1 जहां पे लिखा था वहां पे हम क्या लिखेंगे C2, वो सिमेट्रिक हो गए सबके लिए, मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, डायरेक्शन ऑफ B जो है वो BO करके हमने बताई है सर्कल में, जो टेंजेंट है वो भी कौन सी डायरेक्शन में थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेम टू सेम सेंटेंस आ रहे हैं। Here also amount of the current enclosed by the loop is I, but listen carefully, यहाँ पे तो लूप जो है वो टोटल वायर को कवर कर ले रहा है, देखा आया ना, तो टोटल करंट I पास होगा, इसलिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो हमने लिखा I इक्वल्स टू I, दैट इज इक्वल्स टू करंट पासिंग थ्रू द वायर, एम्पियर लूप लगा देंगे, म्यू जीरो आई बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे तो ही अच्छा है, एक सिर्फ इंटीग्रेशन लगाया ना उसके यहाँ पे वो एक राउंड कर देना क्लोज इंटीग्रेशन। चलो, तो बी डी एल कॉस 0, बी बाहर cos 0 1, डी एल की जगह पे यहाँ पे आउटसाइड के लिए क्या लिया था R0, तो R0 कहा जाएगा डिनोमिनेटर में, I तो पूरा आने वाला है, एंड दैट्स वाई B इज प्रोपोर्शनल टू I अपन R0। इट गिव्स दैट B जो है वो I को प्रोपोर्शनलिटी में रहता है, करंट बढ़ाओगे तो वो तो आगे भी था, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन मेन आउटसाइड डिस्टेंस पे एक्चुअली में हम 1 से रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 प्रोपोर्शनल टू R0, R0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में होता है, वायर से जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, एक्सिस से जैसे वायर तक पहुंचते बढ़ेगा, मतलब कि अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके दे दूं तो B और A R, इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले 0 पे होते तो 0, आया समझ में? आज के न्यूमेरिकल में वो क्वेश्चन था सेंटर वाला, सेंटर ऑफ स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। हाँ, उसमें स्फीयर में हमने सेम केस पढ़ा था, मैंने ग्राफ बताए थे, आपको याद है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन स्फीयर के लिए ग्राफ ऐसे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, मानो कि दिस इज R इक्वल टू कैपिटल R रेडियस यानी सरफेस, तो सरफेस तक वो बढ़ेगा और फिर कम होगा, तो सरफेस तक E प्रोपोर्शनल टू R रहेगा स्फीयर के लिए, और फिर E प्रोपोर्शनल टू 1/r² रहेगा। सेम केस यहाँ पे आने वाला है, B प्रोपोर्शनल टू R फॉरवर्ड अप टू सरफेस, और फिर ऐसे B प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आया समझ में? अगर यही स्फीयरिकल सेल होता, क्या होता स्फीयरिकल सेल, तो ये मानो कि R इक्वल टू R है, तो पहले 0, स्फीयरिकल सेल इनसाइड पोर्शन 0, धड़ाम से बढ़ जाता सरफेस पे, फिर कम हो जाता 1/r²। तो ऐसे 3 ग्राफ हो गए MCQ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। This graph for the spherical cell, this graph for the sphere, this graph for the magnetic field of wire. Inside portion of the wire be proportional to R, outside the portion 1/r²। मैक्सिमम सिर्फ सरफेस पे होगा तीनों केस में मैक्सिमम कहाँ होगा सरफेस, जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया आ गया सरफेस पे मैक्सिमम सरफेस पे रेडियस कितना होता है A, तो म्यू 0 I अपन 2 पाई A। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी है या ना, है ना? तो ए नोट करके आप लिखो तो भी ठीक है, इसमें इतना लंबा ना करो और लिख दोगे कि फॉर सरफेस BS इक्वल टू म्यू 0 I अपन 2 पाई। आया समझ में? तो सिंपल सी, ज्यादा लंबा लिखना पड़ेगा नहीं, और फिर लास्ट में क्या ड्रॉ कर दो ग्राफ, है तो थ्योरी डेरिवेशन बट कंप्लीट हो गया। तो बस आज याद रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगे और उसके बाद छोटे छोटे एग्जाम्पल्स रहेंगे एक्सरसाइज के लिए। ओके, गुड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।